ओके, कंटिन्यू करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम देख रहे थे। क्लोरोप्लास्ट सिस्टम में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट सिस्टम में you have to keep in your mind कि it is double membrane system. Okay, outer membrane, inner membrane, periplastidial space, and you also call it intermembranous space. And then important thing is formation of thylakoids. थाइलेकोइड्स के प्रिकर्सर इनर मेम्ब्रेन है, ये अपने माइंड में रखना। एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करता है, ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं। थाइलेकोइड्स प्रोप्लास्टिड स्टेज से, और प्लास्टिड का प्रिकर्सर है प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड स्टेट में थाइलेकोइड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के फॉर्म में ही रहते हैं, क्रिस्टी फॉर्म में। ओके, एंड मैच्योर प्लास्टिडल स्टेज में जब ये मैच्योर होता है और क्लोरोप्लास्ट मैच्योर हो रहा है, देन थाइलेकोइड्स फॉर्म होते हैं। एंड थाइलेकोइड्स जो होते हैं वो फिर ग्रैनम के फॉर्म में स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स को फॉर्म करते हैं, दैट इज ग्रैनम। ओके, ग्रुप ऑफ ग्रैनम इज नोन एज ग्रैना। ये सीक्वेंस आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। इज इट क्लियर? Okay. Okay, tell me what is starch grain here? What is starch grain? No, no बेटा, amyloplast is a type of plastid. एक प्लास्टिड के अंदर दूसरा प्लास्टिड नहीं। दिस इज स्टोरेज मॉलिक्यूल। ओके, जो प्रोडक्शन आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, देन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, एंड इफ दे स्टोर देयर फूड, they convert sucrose in the form of starch. So that granule and specific plastids which have starch, that is amyloplast. Yes, beta. Okay, clear? Okay, tell me now what is Fred's channel? What is Fred's channel, beta? Stroma lamellii, correct. Intergranal lamellii, correct. Okay, very good. Yes, beta, correct. Good. स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कप शेप्ड, जो एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं बेटा, दैट इज कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, गर्डल शेप, सी शेप, रेटिकुलर मींस नेटवर्क लाइक, रिबन, फ्लैटन रिबन लाइक, स्पाइरल, स्पाइरोगायरा, स्टार शेप, जिग्नेमा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक है, दीज आर द लोअर प्लांट्स है ये। हायर प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एक रेंज आपको हमेशा माइंड में सेट रहना चाहिए। एल्गी से एंजियोस्पर्म की जो जर्नी है दैट इज द
इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। ओके, सबसे लोवेस्ट जो है वो एल्गी है, सबसे हाईएस्ट जो है दैट इज एंजियोस्पर्म। एंड पोरीफेरा से मैमल्स, प्राइमेटा, पोरीफेरा से mammals, that is the journey of evolution of animals। तो जब आप लिविंग एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो ना, तो बेटा इसके पास भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इसके पास भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लोअर एंड हायर लेवल पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, बट वेरिएशंस है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। तो उसी को आपको यहाँ पे ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, दैट इज रिलेटेड टू लोअर। और हायर में आप कैसा देखोगे, हायर में जैसा आप क्लोरोप्लास्ट को पढ़ रहे हो ना बेटा, उस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी नोट हो गया था। नाउ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हो गया था कंप्लीट ना। इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स, इंटर मीन्स क्या होता है बेटा? सोनी बताओ फास्ट। इंटर मीन्स इंटर, इंट्रा में इंटर मीन्स क्या है? इन बिटवीन ना। तो ग्रेनम के लिए पूछ रहा है, तो इन बिटवीन टू ग्रेनम। ओके, इन बिटवीन टू ग्रेनम कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस। ओके, वही स्ट्रोमा लैमेली, इंटरग्रेनल लैमेली, फ्रेट्स चैनल, दैट इज फॉर्म। वहां पे भी मेम्ब्रेन होगी, वहां पे भी थैलेक्वाइड्स के जैसे स्ट्रक्चर है, बट कुछ चेंजेस है, एंजाइम्स में डिफरेंस है, प्रोसेस में डिफरेंस है। तो आप जब डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे वहां पे हम लोग बात करेंगे। ये कवर कर दिया था ना मैंने? कोई मुझे फास्ट बताना जरा, इज इट कंप्लीटेड? एनी क्वेरी फ्रॉम दिस? ओके, गुड गुड। आगे चलते हैं फिर। मेसोफिल सेल हो गया था हम। नाउ जैसे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़े से डिटेल्स हमने देखे। पहले ही मैंने बोला है बेटा, ये सब एक एक चैप्टर में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पूरी यूनिट है, उसमें एक चैप्टर है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्लोरोप्लास्ट का पूरा डिटेल एंड स्ट्रक्चर मैकेनिज्म पढ़ना है। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको डिटेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के देखना है एंड पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, मैकेनिज्म देखना है। डिटेल्स स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे कंप्लीटेड है, मैकेनिज्म वाइज स्टेप वाइज क्या होता है वो वहां पे देखेंगे। इज इट क्लियर? द मेन फंक्शन of chloroplast is photosynthesis. Main function of plastid. What is the main function of plastid? Reply. Food storage. If question asked about the main function of क्लोरोसिस के मैकेनिज्म क्या है? फोटोसिंथेसिस। लिख लो ब्रैकेट में या कहीं पे लिख लो, फूड सिंथेसिस इज नथिंग, इट इज फोटोसिंथेसिस। तो आप ऑटोट्रॉफिक वर्ड यूज करते हो ना फॉर द न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स लाइट, लाइट को यूज करके सिंथेसिस हुआ, तो
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। जैसे मैंने हल्का सा इवोल्यूशन दिया था, स्टार्ट करने के पहले सेल को लाए थे हम लोग, लाइफ को लाए थे, तो फिर मैंने वहां पे ऑर्गेनिस्ट का नाम लिया था केमो ऑटोट्रॉफ। कुछ याद आ रहा है? जो समुद्र में या जो हॉट सूप बना था, उसके बाद वो कूल डाउन हुआ, वहां केमिकल से रिलेटेड, केमिकल्स से फीड करके सिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिस्ट डेवलप हुए। दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिस्ट एंड दे आर केमो ऑटोट्रॉफ। ओके, तो ऑटोट्रॉफ ये भी है, लेकिन ये केमिकल्स को यूज करके फूड सिंथेसिस कर। इज इट क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटो इज फूड फॉर्मेशन, और ये सिर्फ प्लांट के लिए नहीं है, मैंने बताया दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इफ यू हैव टू से कि किसी कैटेगरी वाइज आप नेचुरल प्रोसेस में किसी को प्रायोरिटी दो, ओके, तो दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आप भी एग्जिस्ट नहीं करोगे, कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। It is a two-step process involves following steps. लाइट रिएक्शन टू स्टेप है, मतलब दो मेजर, इसके अपने अपने मल्टी स्टेप्स हैं। ओके, ये अपने आप में मल्टी स्टेप हैं। पांचवे हैं, ये अपने आप में मल्टी स्टेप है, बट ब्रॉडली व्हाट वी कैन से दे आर डिवाइडेड इनटू टू स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्विंग लाइट एंड विदाउट लाइट। ओके बच्चा, light reaction, the solar energy is trapped by the chlorophyll and converted into ATP. ओके, जो पर्पस है हमारा फोटोसिंथेसिस का, वो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि यहाँ पे हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। वी कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, ये क्या है आपका? ये ग्लूकोज हो जाता है, और इधर आप लाइट, CO2 और वाटर को देखते हो, तो आ तो रहा है, इसमें प्रोसेस जो हो रहा है वो लाइट ही एब्सॉर्ब कर रही है, वही ट्रिगर कर रही है। तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो इसके लिए लाइट रिएक्शंस नीडेड है। दिस रिएक्शन occurs in or you can say क्लोरोप्लास्ट भी है। अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बहुत नियर बाय रहते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर होना। This reaction occurs in grana and variation. Wait, beta. Some network issues there.
बेटा तो लाइट में हमने डिप किया होता है ऑक्सीडेशन कहाँ है फोटोसिंथेसिस First, tell me what is phosphorylation. What is phosphorylation? देखो सुनो अब थोड़ा सा टाइम फिर जाएगा नहीं एडिशन ऑफ phosphate group is phosphorylation. ठीक है सर्टेन मॉलिक्यूल उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया आपने तो आप उसको क्या बोलते हो फॉस्फोराइलेटेड हो गया वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया हाँ बेटा वो करेक्ट है तुम्हारा पॉइंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ठीक है ऑक्सीजन ने हेल्प किया फॉस्फोराइलेट होने में तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज इट क्लियर लाइट ने हेल्प किया लाइट के प्रेजेंस में हुआ फॉस्फोराइलेशन तो दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टेप क्या हो रहा है नोट डाउन कर लो एडीपी प्लस पीआई फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्लियर अब अभी आपको एटीपी बनाना है इसलिए आप ये रिएक्शन देख रहे हो अदरवाइज एडीपी एएमपी से बनता है और एएमपी एडनोसाइन से बनता है तो वहां पे किस तरीके से चेंजेस चलते हैं एक एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है ओके तो एडीपी में डी जो है दैट इज डाई तो आपको बस अभी यहाँ पे याद रखना है क्योंकि टी इज ट्राई तो ट्राई के पहले तीन के पहले क्या आता है बेटा दो क्लियर तो एडीपी जब एक और फॉस्फेट दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आई रिप्रेजेंट इनऑर्गेनिक ये छोटी छोटी बातें लिख लिया करो ना बेटा फटाफट वाई आई एम वेस्टिंग टाइम हियर क्यों बता रही हूँ अब तक मैंने क्लोरोप्लास्ट खत्म कर दिया होता है ताकि इनकेस जो भी आपके सामने से आंख से जा रहा है उसको आपको ऐसा ना हो कि ये तो समझ में नहीं आया बस मैम ने बोला इसलिए आज याद करके रट के बैठ जाना ओके तो I इज इक्वल टू इनऑर्गेनिक P इज इक्वल टू फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब ऐड होता है दैट इज मतलब फॉस्फेट इनऑर्गेनिक ही होता है क्लियर तो फॉस्फेट जब ऐड होता है तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना देता है एंड दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज हियर ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ओके बच्चा तो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया क्योंकि यहाँ लाइट को यूज किया हमने नाउ डार्क रिएक्शन एक सबसे बड़ी मिथ ये है शायद तुम लोग भी यही सोचते होगे कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये रात में होने वाला रिएक्शन है इज इट क्लियर ऐसा सोचते हो क्या इज इट ट्रू डार्क रिएक्शन का मीनिंग चलो बताओ छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस तो पढ़ाया गया है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन बेटा थोड़ा स्पीड इतनी बढ़ाओ if you want you can unmute not in two parts okay okay then leave it अभी बताओ जैसे लाइट रिएक्शन से आपको लग रहा है कि ये लाइट के प्रेजेंस में होता होगा वैसे आपको लग रहा है क्या कि डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होता होगा एक ऐसा बच्चों के माइंड में सेट हो जाता है बट इट इज नॉट लाइक दैट इट इज सिंपली व्हाट कि इट डायरेक्टली नॉट यूज द लाइट ठीक है द डार्क रिएक्शन प्रोसेस नॉट यूजिंग द लाइट डायरेक्टली it is dependent on the product of light reaction
It is using the product of light reaction. और आपको एक मजेदार चीज बताऊं, जैसे आपने क्या देखा था अभी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने एक पॉइंट बताया था कि ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो और आप सोचते हो सब कुछ ऑक्सीजन से ही हो रहा है, वो एकदम मूवी के कहते हैं ना, मूवी चल रही है पूरी और लास्ट में एंट्री मारता है। तो हीरो अपना कैसे होगा, लास्ट में एंट्री मारने वाला है। एकदम से एकता कपूर सीरियल में कहीं से भी हीरो जो प्रकट हो जाता है, वो सबके किए धरे को पानी कर देता है और वही वही एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट लेता है। उसी तरीके से यहाँ पे CO2 अभी तक आया ही नहीं है और लाइट रिएक्शन हो चुकी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहना चाहिए कि कौन कब एंट्री कर रहा है, क्योंकि ये सब मल्टी स्टेप पाथवे है। तो जिस CO2 से हम सोचते हैं कि रिएक्शन ही स्टार्ट हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, वो CO2 तो आता ही नहीं है और लाइट रिएक्शन हो जाता है। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर इज नथिंग, देयर इज नो रोल ऑफ CO2। लाइट और CO2 का कोई कनेक्शन ही नहीं होता है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आपके ब्रेन में एक सेट हो जाता है ना कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो लेता है, वो वाली बात ठीक है, लेकिन वो कब लेता है? क्या वो स्टार्टिंग में ही यूज हो रहा है? यस बेटा, आई एम रिपीटिंग। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम इनहेल कर, हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और ऑब्वियसली जरूरी है। तो वो ऑक्सीजन जब ट्रैवल करके पहुंची है तो उसका वेट नहीं हो रहा था, ऑलरेडी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही थी, ग्लाइकोलिसिस हो गया था, कैप साइकिल कन्वर्ट हो कंप्लीट हो चुका था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऑलरेडी सारे 3 कॉम्प्लेक्स वर्क कर चुके हैं, देन आपका ऑक्सीजन एंटर किया। तो प्रोसेस चल रही है, लेकिन लास्ट में उसने तड़का लगाने के लिए, कहते हैं ना कि कोई खाना बनाया बड़ा है टेस्टी सा, उसका लास्ट में जो हींग और जीरे का तड़का होता है वो वही उसका स्वाद बना लेता है। तो सेम वे में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लास्ट में एंट्री करता है। उसी तरीके से CO2 जो है फॉर द विद द रिस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो CO2 लाइट रिएक्शन में आता ही नहीं है। और हमारा माइंडसेट कैसे होता है कि हमें ये पता है लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो, इसमें जो लाइट के प्रेजेंस में CO2 वाली लाइन है, उसका तो यहाँ रोल ही नहीं हुआ। अब ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, शॉर्ट में ही तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि हम मैंने बताया इसका पूरा चैप्टर है। तो CO2 की जो एंट्री होती है दैट इज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज डार्क रिएक्शन। एंड व्हाट डार्क मीन्स हियर, ये सब मैं पूछूंगी तुम लोगों से, बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ ना, तो ये जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी तो ये तुम लोग मुझे बताओगे तभी क्लास स्टार्ट होगी, अदरवाइज भूल जाना कि मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊँ। तो डार्क रिएक्शन क्या होगा? डार्क रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू लाइट, ऐसा कुछ नहीं है, दिन में भी ये रिएक्शन चलता है। इन अब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि रात में चल रहा है तो दिन में भी चल रहा है, एक लाइन मैंने बोला वही बात है। क्लियर? तो इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, या यू कैन से इट इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। तो दिन में नहीं होता है, ऐसी ऐसी बात भी माइंड में नहीं सेट करके रखनी है। अब ये इनडायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट हुआ? बिकॉज इट यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये ATP को यूज करेगा। ओके, ये फिर फर्दर बातें करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, वो कैसे कैसे यूज। एंड देन CO2 एंट्री करेगा और CO2 का होता है रिडक्शन। आपको एक केमिकल वाला जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब भी हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिखाया था विद रिस्पेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, की ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। CO2 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन होगा उसको एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, लोकेशन इसका स्ट्रोमा है, इसका थाइलेक्वाइड या ग्रेना ग्रेनम, वो वाली लोकेशन है। मतलब इंटर मेम्ब्रेन पे भी नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन पे तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई भी रिएक्शंस की बात आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं करते हैं। फाइनली ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ग्रेना पे, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पे। तो इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ट्रिकी आ जाता है कि मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है या नहीं है। तो मेम्ब्रेन तो इन्वॉल्व है, बट मेम्ब्रेन कहाँ की इन्वॉल्व है? थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। ओके, इमेज दिखाया था ना मैंने, थाइलेक्वाइड पे फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स थे, वो कॉम्प्लेक्स में ये रिएक्शन होगा। एंड डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? जो आप स्ट्रोमा देख रहे हो, जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे डार्क रिएक्शन होगा।
अगेन बताओ फंडामेंटली व्हाट व्हाई दे आर इन टू डिफरेंट लोकेशन, दो लोकेशन इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्यों हुई? कौन सा फंडामेंटल है, मैंने बताया हुआ है एक बार, कोई भी रिएक्शन किसी जगह पे स्पेसिफिक क्यों होता है, इसका रीजन बताओ। लोकेशन ऑफ एंजाइम, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन मेरे से मेरी रहेगी तुम लोगों से बेटा, क्योंकि मैं बहुत स्लो चलूंगी इस चैप्टर में, अभी भी मैं बता रही हूँ स्लो चल रही हूँ और हर चीज का बेस बनाने की कोशिश कर, तो ये चीजें ध्यान में रखो। जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन आर एंजाइम स्पेसिफिक, तो जो उनके एंजाइम्स होंगे वो एंजाइमेटिक स्पेसिफिक लोकेशन पे एंजाइम्स प्रेजेंट है। दैट्स वाई हर रिएक्शन का एक साइट डिसाइडेड है सेल के पास। ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं हो सकती, क्रेब्स साइकिल आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में नहीं हो सकती। सेम वे में फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में नहीं चल सकता है, स्ट्रोमा के डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन वाले लोकेशन पे नहीं चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कभी भी आपका स्ट्रोमा में नहीं हो सकता या साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकता। ओके, अब ये एक आपको जनरल सा ओवरव्यू दिख रहा है जो मैं आपको बता रही थी कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा इसका। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट आप देख रहे हो, एटीपी है, एनएडीपीएच है, क्या होता है कैसे होता है वो बाद में बात करेंगे। क्लियर? ये दोनों ही प्रोडक्ट को यूज कर रहा है डार्क रिएक्शन, और बाहर से इसमें कौन एंटर कर रहा है, फिक्स होने कौन आ रहा है, दैट इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन ऑफ CO2। कोई गैस को आप फिक्स करके सॉलिड मटेरियल में बदल दे, समझ रहे हो मैजिक, समझ रहे हो इस प्रोसेस की? गैसेस कंपोनेंट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मटेरियल। ग्लूकोज, ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, सॉलिड इन द सेंस केमिकल, मतलब ठीक है, अब तुमको चीनी को घोल के तुम मुझे दिखा दो कि मैम ग्लूकोज है, ये तो लिक्विड हो गया, वो बात नहीं की जा रही है। ओके, तो डार्क रिएक्शन का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो लाइट में नहीं हो सकता है या उसके लिए पूरे रात वेट करना है प्लांट को, ऐसा नहीं है, वो दिन में भी चल रही है। जस्ट इसका मीनिंग ये होता है कि लाइट जो फोटो लाइट है, जो फोटॉन्स आ रहे हैं लाइट में, उन फोटॉन्स को ये यूज नहीं करता है, फोटॉन्स को यूज किया जाता है लाइट रिएक्शन में। एंड लाइट रिएक्शन के रिजल्टेंट जो दो प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज एनर्जी सोर्स, दूसरा इज केमिकल सोर्स, इन दोनों ही सोर्सेस को यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में। और एक्सटर्नली कौन एंटर करता है, CO2, एंड इन दोनों को यूज करके और अगर मॉलिक्यूल और साइकिल है उस सब के रिजल्टेंट फिर शुगर का फॉर्मेशन। यहाँ पे जो साइकिल आती है वो लिखना चाहो तो लिख लो, कैल्विन साइकिल, हो सकता है MCQ में मिले कहीं पे। ओके, इतनी सी बात किसको समझ में आई और कितनों के ऊपर से चली गई? जो नहीं रिप्लाई करेगा मैं समझ लूंगी कि उनके ऊपर से चली गई है। और सभी जरा बैठ के पढ़ाई किया करो, ये नहीं कि आराम से सुबह सुबह तकिया लेके लेटे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, मैम कथा सुनाएगी हमारी, हम लास्ट में बोलेंगे स्वाहा और जाएंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बढ़िया से करेंगे, जूस वूस पियेंगे, मम्मी पापा कहेंगे अरे बेटा तो बड़ा मेहनत करके बेटी ये निकल। क्लियर है? प्लीज रिपीट मैम, व्हाट बेटा? कैमरा व्हाट, सो के पढ़ने वाली बात या कॉन्सेप्ट? आई एम जोकिंग वैसे। चलो कॉन्सेप्ट में कहाँ से रिपीट करें बेटा? पूरा? चलो मैं एक ओवरऑल फिर से रिवाइज करा रही हूँ, जरा सुनना ध्यान से। हाँ बेटा, ध्यान से सुनो, पूरा ही करा दूँ। अभी तक की जितनी अपनी कहानी हुई उसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट लोकेशन है, इन लोकेशन में हमें ध्यान में रखना है कि देयर इज आउटर मेम्ब्रेन, जिससे कोई अभी मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन वहां नहीं हो रहा है। फिर इनर मेम्ब्रेन, इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, उसकी भी अभी बात नहीं हुई है। क्लियर? फिर आता है आपका थाइलेक्वाइड, इस पे नहीं होता है इनर मेम्ब्रेन, अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस पे नहीं होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया केस में डायरेक्ट होता है, यहाँ पे वो कैसे रोल कर रही है प्ले, वो बात करेंगे बाद। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रही है, अभी आप इतना जानो कि ट्रांसपोर्टेशन में जो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर एंटर कर रहे हैं ना, जैसे CO2 एंटर किया, ठीक है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब हम बात करेंगे, ADP कहाँ से आ रहा है, तो वो सारी चीजें जो एंटर कर रही हैं वो आ रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन।
जो मेन आपको साइट ऑफ रिएक्शंस देखने हैं, दैट इज थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ओके, स्ट्रोमा एंड थाइलेक्वाइड ल्यूमेन। अभी मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रही थी कि तुम लोग थोड़ा परेशान हो जाओगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो हमारे साइट ऑफ रिएक्शन है। नाउ हमने रिएक्शंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब हम सबको इतनी कहानी पता है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, दे आर यूजिंग लाइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड इज ग्लूकोज, प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। इतना हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब बड़े हो चुके हैं तो थोड़ा बड़ों की तरह पढ़ लेते हैं। क्लियर? ये फोटोसिंथेसिस है। फोटो, इसमें फोटो रिप्रेजेंट करता है फोटॉन्स को। फोटॉन्स के पैकेट प्रेजेंट होते हैं लाइट में। कौन सी लाइट आ रही है? टॉर्च की लाइट है क्या? नहीं, दिस इज सनलाइट। ठीक, टॉर्च की लाइट, या आप लेबोरेटरी में अगर लाइट बना रहे हो तो वो भी इस पे काम करती है, बट अभी हम नेचुरल प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो सनलाइट एंटर की। सनलाइट को यूज करके जो रिएक्शन इनिशिएट होता है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज लाइट रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, एंड उनको यूज करके जो सेकेंड पार्ट, ये है आपका मूवी इंटरवल के पहले, ये बीच में इंटरवल लिख लेते हैं, ठीक, या आप पॉपकॉर्न खा लो, फिर सेकंड पार्ट पढ़ लो, डार्क रिएक्शन। ओके बच्चा, तो लाइट रिएक्शन जो डायरेक्टली यूज कर रहा है लाइट को, और प्रोडक्ट क्या है? एटीपी एंड एनएडीपीएच। डार्क रिएक्शन नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, बट इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। इनडायरेक्टली क्यों हुआ? भाई प्रोडक्ट तो लाइट का ही यूज कर रहा है ना, अगर ये रिएक्शन ही नहीं चलेगा तो ये कैसे चलेगा? सब रुक जाएगा। तो एक जनरल क्वेश्चन हम यहाँ पे बताना चाह रहे तुम्हें कि डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं होता है कि इसको लाइट की नीड नहीं है। डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। तो जब डार्क रिएक्शन चलेगा, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन हो गई स्ट्रोमा, मतलब ये हुआ थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे, और उससे जो उस मेम्ब्रेन पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट गए आपके स्ट्रोमा के साइड में। अब ये थी आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। इस स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट है, वहां पे चल रहा है कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूज होने वाली चीजें आपको पढ़नी है डिटेल में। अभी आप यहाँ पे मेन कंटेंट पढ़ सकते हो कि एटीपी यूज किया, एनएडीपीएच यूज किया, और जो प्लांट ने एटमॉस्फेरिक CO2 लिया उसको इसने यूज किया। ओके, देन फाइनली CO2 जो फिक्स हो रहा है यहाँ पे, फिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ सुगर। अभी क्लियर है? इस तरीके से मेरे पढ़ाने के बाद मेरे बच्चों को भी आना चाहिए। तो जस्ट लेक्चर खत्म हो जाए, सारे लेक्चर्स आज के खत्म हो जाए, तो कुछ नहीं, इसको एक बार रिवाइज करो, सब बंद करो, एक कॉपी उठाओ, रफ कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, अच्छी पेन उठाना, रफ नहीं उठाना। एंड उसके बाद ये जो जितना आपको समझ में आ रहा है, समझो कि पेपर दे रहे हो और अपने लैंग्वेज में उसको लिख लो। तो ये आज के आज आपको फिक्स हो जाएगा, चाहे आप फ्लो चार्ट में लिख लो, चाहे आप जिस फॉर्म में लिखो। Is Calvin cycle the process that occurs in dark reaction? Yes, beta. Dark reaction is Calvin cycle. ओके, बाकी ये बहुत मजेदार चीजें हैं, हिस्ट्री है इनके पीछे, क्रोनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको कि कैसे कैसे आया। साइट ऑफ कैल्विन साइकिल इज स्ट्रोमा। अगेन हम आपको इमेज दिखा देते हैं एक बार, साइट को लेके बात हो जाए। चलो, ये है आपका स्केमेटिक डायग्राम, जो कि बिल्कुल दिखता ऐसा नहीं है, लेकिन आप सभी चीजों को समझने के लिए इस इमेज को प्रेफर करते हो। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, जो ग्राउंड है, दैट इज स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन कहाँ चली? इस मेम्ब्रेन पे। प्रोडक्ट कहाँ आया? स्ट्रोमा में। रिएक्शन कहाँ चला? स्ट्रोमा में। और फाइनली जो आपका एक चलो अभी नहीं करते उसके बाद, ठीक है। ग्लूकोज जब फाइनल बनता है ना बेटा, तो वो फिर वापस आ जाता है साइटोप्लाज्म में, यही मैं बोलने जा रही थी। ग्लूकोज का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये रिएक्शन से बाहर जाना पड़ता है। तो अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नहीं यहाँ पे करते हैं, उसको पढ़ेंगे हम दूसरे चैप्टर में। अभी हमारा मेन ये था कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमें समझ में आना चाहिए, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक ओवरव्यू है कि फोटोसिंथेसिस चलती है, उस फोटोसिंथेसिस के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में स्टेप्स क्या क्या हैं, एंड उनके लोकेशन क्या क्या।
इज इट क्लियर? अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, फटाफट बता दो। अभी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है। यस, क्लियर। तो अब जो आपका क्वांटासोम था उसके अंदर चलते हैं थोड़ा। पहले भी ले गई हूँ वैसे तुम लोगों को। क्वांटासोम कहाँ पे है बेटा, फटाफट बताओ। स्ट्रोमा में कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे कि इनर मेम्ब्रेन पे कि आउटर मेम्ब्रेन पे? वेयर इज क्वांटासोम? अच्छा, ये क्वेश्चन आप में से किसी ने भेजा था कि मॉड्यूल में दिया हुआ है कि क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन, एंड आंसर की में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर की डेफिनेटली रॉन्ग है। कभी भी ये सब गलती नहीं करनी है, अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करो, ठीक है? मेरी टीचिंग पे ट्रस्ट कर लेना, अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करना, हम उससे डिस्कस करना। ओके, क्वांटा का मतलब ही है लाइट से रिलेटेड। लाइट से रिलेटेड काम कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। यस बेटा, आंसर आंसर फास्ट। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, वेरी गुड। एक ही बच्ची है हमारे क्लास में जो एक्टिव रहती है, बाकी सबको तो मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ। फास्ट बताओ, कहाँ है क्वांटासोम्स? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमा? सोम मीन्स बॉडी, ठीक है? चलो, क्वांटासोम मीन्स लाइट को ट्रैप करने वाली बॉडी। क्वांटा को ले जाना है आपको क्वांटम केमिस्ट्री में, मतलब क्वांटम में ले जाओ, क्वांटम फिजिक्स में ले जाओ। तो उसके अंदर क्लोरोफिल कितने हैं? 230। ओके, क्लोरोफिल ए मैंने बताया था यूनिवर्सल। क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या, बहुत क्लोज, जैसे कहते हैं ना कि कोई दादा भाई है उनका राइट हैंडेड, ये हमारा दाहिना हाथ है, इसके बिना हमारा कोई काम ही नहीं होता। तो क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट विद द क्लोरोफिल बी, बट ये हो सकता है कि ये यूनिवर्सली ना दिखे आपको। ओके, बट जब रहेगा तो एकदम वफादार रहेगा इसके साथ। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो रेशियो है बेटा जी, दैट इज 3:1। ओके, एक जनरल है आइडिया, 250 तक भी हो सकता है, बट जनरल है कि 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे 230 लिखा है एंड नॉट दे आर इंक्लूडेड क्लोरोफिल ए एंड बी। तो खुद से मत कर देना कि क्वेश्चन पूछ रहा है ए के लिए और 230 मैंने हमने पढ़ाया है तो हमने टिक कर दिया। भाई ये छोटा सा ए तुम्हारे 4 मार्क्स तो लेके ही जाएगा और -1 भी दे के चला जाएगा। तो बहुत केयरफुल्ली पढ़ना है अपने को। 230 क्लोरोफिल, ओके, इसमें 170 हो गया आपका क्लोरोफिल ए एंड 50 मॉलिक्यूल बचे ना, 30 60 मॉलिक्यूल बचे। 60 मॉलिक्यूल हो गए आपके क्लोरोफिल बी। लिख लो इतनी सी बात। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसके नियर बाय रीडिंग को, नियर बाय जो भी डेटा देगा उसको आप करेक्ट आंसर कर दोगे। ढूंढोगे नहीं कि मैडम ने तो 230 बताया था और क्वेश्चन में 240 आ गया है, अब हम 240 क्यों करें? करना है भाई, मैडम बोल रही है पूरे धरती में इतना सारा वेरिएशन हो रखा है, ठीक? तो नियर बाय रेंज को आप करोगे, बट आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेटली 3:1 का रेशियो है। 6 3 18 होता है, 3:1 का रेशियो हुआ। इतनी मैथ तो मेरे बच्चों को आती होगी आई थिंक सबको। बच्चा फास्ट रिप्लाई करो। देखो एक एक पॉइंट पे मैडम कितना टाइम लेती है, तो आप भी रिप्लाई किया करो। ओके, एग्री, गुड, नोट डाउन हो गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स देख लेते हैं। इन अ थायलाकोइड सेवरल क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट। अब भाई तुम्हारे एक कहानी सुनो तुम फिर से यहाँ पे। तुम्हारे एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो कितने सारे ग्रेना प्रेजेंट थे, ग्रेनम प्रेजेंट थे। उतने ग्रेनम में कितने सारे क्वाइंस थायलाकोइड के प्रेजेंट थे। फिर उन थायलाकोइड्स में यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कितने सारे सेवरल क्वांटासोम्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये एक लोकेशन तो है नहीं, ये कई सारी मल्टी लोकेशन पे फंक्शन एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब लाइट एब्जॉर्ब होती है, जब लाइट चल रही होती है, तो लाइट कई सारी रेज आ रही है। ओके, इन अ थाइलेकोइड सेवरल क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट, और हर क्वांटासोम्स के अंदर क्लोरोफिल्स हैं। इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप एक्स्ट्रा नोट्स लिखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करो या एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट करो या नॉलेज बूस्टर कर लो, कुछ भी लिख लो, आप अपना एक पैटर्न रख लो। एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स,
ये डायरेक्ट एमसीक्यू से निकाले हुए पॉइंट्स होते हैं बेटा। In the stroma of chloroplast, a few circular DNA are present. These are known as chloroplastidial DNA, cpDNA. cpDNA, full form chloroplastidial DNA. Now tell me what is mtDNA. mtDNA क्या है? Discovered by Riss. Okay, mitochondrial. Yes, beta, very good. In the stroma, yes, बच्चा, correct है. In the stroma, the main enzyme. अब रुबिस्को का बेटा फुल फॉर्म पूछा जाता है. राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, एक ही बात है, कार्बोक्सिलेज. ओके, दो रुबिस्को होते हैं बेटा. देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ, बस उसको नोट डाउन कर लिया. एक तो स्मॉल ओ के साथ हो जाता है, एक कैपिटल ओ के साथ हो जाता है. क्लियर? तो रुबिस्को वो एंजाइम है जो कि जब आपका डार्क रिएक्शन में, अभी कहानी फिर से याद करो, CO2 एंटर किया, ठीक है, तो CO2 इज लाइक कि यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, भांगड़ा भांगड़ा होने वाला, डांस वांस होने वाला, उसमें CO2 एज अ गेस्ट आ रहा है. तो अगेन वही कहानी बेटा, इसका कोई होस्ट होगा जिसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होगा. वो होस्ट आएगा CO2 को रिसीव करने और यहाँ पे प्रोसेस चलेगी. ठीक है, दैट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम. ओके, तो एक रुबिस्को होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और इसी का वहीं पे प्रेजेंट एक डेरिवेटिव है जब कार्बोक्सिलेज के आगे लग जाता है ऑक्सीजनेज, तो ये फुल फॉर्म हो जाता है. तो दोनों में से कोई भी फॉर्म रहे आप उसको करेक्ट कर लेना. एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ द अर्थ. सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. अब इसके पीछे का लॉजिक तो तुम लोग बता दो, वाई सबसे ज्यादा, वाई बताओ जरा फटाफट, क्यों सबसे ज्यादा है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द अर्थ लिखा है. प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स. ओके, वेरी गुड. और ऑल प्लांट्स में हो रही है एक ही प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस. दैट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. अब आप समुद्र के भी अंदर जा रहे हो तो भी वहां फोटोसिंथेसिस है. आप समुद्र के ऊपर बाहर टेरेस्ट्रियल घूम रहे हो, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही है. और कुछ नहीं तो बेटा एक ग्रीनरी जो घास की लेयर आपको दिखती है ना, ठीक है, घास आ जाता है आपका एंजियोस्पर्म मोनोकॉट. तो घास की जो लेयर दिखती है, आप देख लो कहीं पे भी मैदानी एरिया, हिली एरिया है, वहां पे घास तो होंगी ही हो. और ये यूकैरियोटिक है, सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, सबके अंदर फिक्सेशन चल रहा है, CO2 फिक्स हो रहा है. और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, दैट इज रुबिस्को. तो सबसे अबंडेंट, बिना इसके हो ही नहीं सकता. अंदर के एंजाइम कम ज्यादा हो सकते हैं बेटा, कंसंट्रेशन लो स्लो हो सकता है, प्रोसेस थोड़ा स्लो चल सकती है, लेकिन ये तो हमेशा रहना है. तो रुबिस्को एक, जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज की बहुत जरूरत हो वो उसका थोड़ा बैकअप भी बना के रखते हैं, इसलिए रुबिस्को हायर अमाउंट में होता है. फुल फॉर्म इसका कल पूछूंगी, याद होना चाहिए सबको. क्लियर? राइबोलोज, अभी यहाँ पे और सुनना चाहते हो तो और सुन लो. दिस इज सुगर, कार्बोहाइड्रेट है. 1,5 पोजीशन है फॉस्फेट की, अभी आयुर्वेदी नेम पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा. क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप. दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो गए राइबोलोज सुगर पे, और कार्बोक्सिलिक एसिड है क्लियर, जो फिर एंजाइम के फॉर्म में पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा है. तो दैट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीनेसियस फॉर्म. ये पूरा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? फिर प्रोटीन हो गया क्योंकि ये एंजाइम में कन्वर्ट हो गया है. तो दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ. ये जीके का भी क्वेश्चन है. मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ क्या है? सेल वॉल के टाइम बताया हुआ है, फास्ट रिप्लाई करो, हिंट भी दे दिया. सेलुलोज, यस करेक्ट है, बट और थोड़ा सा इसको एक्यूरेट करो. लिग्नोसेलुलोज, ठीक है बेटा, लिग्निन के साथ सेलुलोज. मेन एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रिसीव कर रहा है बेटा, तो सबसे पहले तो यही आ गया. रुबिस्को इज 16%, यस बेटा, लिग्नोसेलुलोज.
रुबिस्को इज 16% ऑफ टोटल क्लोरोप्लास्ट। अब देख लो परसेंटेज ही बता रहा है कि ये एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितना है, 16%। जितना आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक साइड सारी दुनिया और एक साइड क्लोरोप्लास्ट का अकेला रुबिस्को 16%। ओके, ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। कितना टर्म पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, आपको मिलेगा कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। डिस, डाई, बिस, ये सब दो के लिए वर्ड यूज होता है बेटा। ये आपको केमिस्ट्री की आयु पैक पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ी ये सारी चीजें मेरी बताई हुई भी आप याद रखना। और इसके स्टेप बाय स्टेप नेमिंग सिस्टम है, किसी केमिकल को किस तरीके से नाम देते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम है सपना, तो पहले सपना रखा गया, फिर टाइटल है मेरा सिंह यादव, तो कंप्लीट नाम मेरा बना सपना सिंह यादव। तो ये किसी तरीके से डिसाइडेड है, ये मम्मी पापा ने डिसाइड किया, ये हमको एंसेस्टर से मिला हुआ है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना कि सिंह यादव हम दोनों कैसे हैं, हम लोग के साइड में होते हैं बेटा। ओके, क्लियर है। तो नेमिंग सिस्टम की पूरी प्रोसेस जब आईयूपीएससी पढ़ाई जाएगी, तो दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन योर फ्यूचर। ये आपको, क्योंकि ड्रग्स भी क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, मेडिसिन क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, तो आप तो उस दुनिया में जाने वाले हो। तो ये बेसिक्स रहेंगे आपको, ये मैं एक हिंट दे देती हूँ, और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग आपको प्रिपेयर करना है। नाउ बैक टू, एक प्रोसेस है एट्यूलेशन, ये भी आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। सिंपली क्लोरोफिल जो होता है वो प्रोटोक्लोरोफिल से, आप इतना समझ लो, प्रोटोक्लोरोफिल के कन्वर्जन से बनता है। सबका थोड़ा प्रिमिटिव बैठा हुआ है बेटा कोई ना कोई। प्रोटोक्लोरोफिल से फाइनल मैच्योर क्लोरोफिल बनने के लिए लाइट का नीड होता है। जिस तरीके से लिख रही हूँ ऐसे ही लिख लेना आप लोग भी। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटोक्लोरोफिल इनटू क्लोरोफिल। अब बात क्या है कि हम लोग कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अभी मैंने बताया एल्गी और एंजियोस्पर्म, तो हायर प्लांट हो गए आपके एंजियोस्पर्म। हम कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट को क्या करते हैं कि घरों में रख देते हैं, घर के अंदर। अब घर के अंदर अभी आपको तो सब जगह लाइट दिख रहा है, लेकिन इट इज द कंडीशन जब उनकी नीड लाइट की इंटेंसिटी की ज्यादा है, वो लाइट पे डिपेंडेंट ज्यादा है, जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। उस केस में आपने उनको घरों के अंदर रखा है, तो आप जनरली एक देखोगे, हैं इसके भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आर ऑलवेज है, लेकिन आप जनरली देखोगे कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, सुनना मेरी बात, उसको आप घर में डेकोरेशन के लिए कर दिए, तो कुछ दिन में वो प्लांट येलोइश हो जाता है, उसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, एंड देन वहां पे अगर आप नर्सरी से लाए हो तो उसमें फ्लावर आपको दिखेगा, उसके बाद सब शेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग। एटोलेशन इज द प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल, प्रोटोक्लोरोफिल नॉट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल। ये प्रोसेस रुक जाती है, और जब क्लोरोफिल नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस रुक रही होगी, और एकदम से कुछ नहीं रुकता है, स्लो रेट होता जाता है, एंड धीरे 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 वो प्लांट आपको समझ में नहीं आता है। आप रोज जाते उठ के उसमें पानी डालते हो, लेकिन उसकी जो नीड थी, और देखो मैं क्यों बोल रही हूँ स्लो चलेगा, क्योंकि आप अपने घर को देखो, यहाँ पे आप जहाँ पे भी बैठे हो, भले ही आपके कर्टन्स लगे हो सब कुछ, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट हमेशा ट्रेवल करके अंदर आती है। रात के जैसा वो अंधेरा आपको नहीं लगेगा कमरे में, इट मीन्स की लाइट पेनिट्रेट कर रही है, लाइट अंदर आ रही है। ओके, इसलिए वो स्लो रेट में होता है। An angiosperm, the chlorophyll cannot be produced in darkness. एंड अभी हमने बताया क्लोरोफिल जो है वो मेन पिगमेंट है, बिकॉज लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ओके, मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल, यूनिवर्सल क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल ए। इतनी बात क्लियर सबको? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, रुबिस्को के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, इसको आप नोट डाउन कर लो। रुबिस्को, RUBP, कार्बोक्सिलेज, अब इसमें राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट को भी शॉर्ट में कर दिया गया, एंड कार्बोक्सिलेज लिखा हुआ है। इन प्लांट्स इज द कॉम्प्लेक्स L878, that is the larger unit and smaller unit.
ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ उसकी यूनिट को डिवाइड कर दिया गया दो यूनिट, दो कैटेगरी में, एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट है। लार्जर यूनिट अपने आप में नंबर ऑफ 8 लार्जर यूनिट प्रेजेंट है, स्मॉलर यूनिट अपने आप में 8 है। तो इसको क्या करते हैं बेटा, L8 S8। और आप सबसे मजेदार चीज समझोगे यहाँ पे, सेमी ऑटोनॉमस क्यों है ये बेचारा, क्योंकि इसको ये कैपेसिटी दी नहीं, अपने ओन डीएनए जो बॉस है उसने इसको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये अकेले रूबिस्को को बना ले। अगर ये अकेले रूबिस्को को बनाने लगेगा तो फिर इसको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो रूबिस्को जो मेन एंजाइम है उसका ये इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये क्वेश्चन वहां से आता है कि 8 स्मॉलर सब यूनिट है, उसको कोड करने के लिए, उसको बनाने के लिए न्यूक्लियर डीएनए इन्वॉल्व है। विदाउट 8 स्मॉलर यूनिट रूबिस्को कंप्लीट नहीं बन सकता है। और 8 लार्जर जो कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं उसकी, उसको सीपीडीएनए मतलब क्लोरोप्लास्टिक प्लाज्मिक डीएनए कोड कर रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्लियरली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, आगे पढ़ोगे तुम लोग इसका कॉम्प्लिकेशन, तो मतलब मुझसे नहीं पढ़ोगे, ये एमबीबीएस में पढ़ाए थे। 50-50% अभी आप अपने लेवल पे समझ कि सीपीडीएनए आधा काम कर रहा है एंड न्यूक्लियर डीएनए आधा काम कर रहा है। दिस इज लाइक कि कोई बच्चा है जैसे तुम लोग हो, तो अब तुम कुछ छोटे रहे होगे तब तो तुम्हें पूरा टोटली डिपेंडेंट पेरेंट्स पे थे। तो आज की डेट में तुम अपने पढ़ने का अपना थोड़ा सा दोस्तों से थोड़ी थोड़ी बहुत, ठीक है, मैं नहीं कहती पूरी फ्रीडम मिल जाती होगी, विदाउट परमिशन तुम बाहर जाते होगे, तुम मम्मी पापा से पूछते होगे, अपने गार्जियन से पूछते हो, तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा जरूर है कि तुम अपनी स्टडी में फिजिक्स क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री क्या कर रहे हो, बायो क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम खाना क्या खाना चाह रहे हो, तुम कपड़े क्या पहनना चाह रहे हो, इसमें एक लेवल तक तुम्हें अभी फ्रीडम आ चुकी हो। दैट इज सेमी ऑटोनॉम। अभी तुम कॉलेज में चले जाओगे और तुम वहां पे कब पढ़ रहे हो, कब खा रहे हो, बस वो फोन पे ही चलेगा, बेटा खाना खाया क्या, बेटा सोया क्या, बेटा उठा क्या, बेटा बाहर नहीं जाना, बेटा गलत काम नहीं करना, ये सब फोन पे चलता है। अब बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, बेटी यहाँ पे क्या कर रही है, दैट इज डिफरेंट। तो वो एक तरीके से आप क्या होता है, सेमी ऑटोनॉमस का अपर वर्जन। फिर एक क्या होता है, अब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, डोंट माइंड। एक वर्जन क्या होता है कि शादी ब्याह हो गई, उसके बाद अपने समाज में क्या होता है, मम्मी पापा ही भारी लगने लगते हैं, वो क्या हो गया, आप ऑटोनॉमस हो चुके हो, आप पूरे खुद पे डिपेंडेंट हो चुके हो, समझ रहे हो। इस तरीके से सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल का कंट्रोल ऑटोनॉमस के पास है, उसने पूरा नहीं कंट्रोल दिया है। तो एक आपको ये कहानी सुनाई इसलिए ताकि ये ध्यान में रह जाए कि जो राइबुलोज से क्वेश्चन आता है, रूबिस्को से क्वेश्चन आता है, उसमें 8 लार्जर सब यूनिट, 8 स्मॉलर सब यूनिट है, एंड लार्जर यूनिट का कंट्रोल सीपीडीएनए के पास है, एंड स्मॉलर यूनिट का कंट्रोल न्यूक्लियर डीएनए के पास है। ये कंट्रोल वर्ड समझ में आ रहा है ना सबको, व्हाट आई मीन टू से कंट्रोल, या मैं एक बार बताऊं, चलो सुनी लो, सुन लो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा जो कहता है, दैट इज, क्या है ये, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन जो है दैट इज द, डीएनए अपना ऑर्डर दे रहा है एमआरएनए के थ्रू, तो एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया ये। एमआरएनए क्या है, डीएनए की सेक्रेटरी है, डीएनए क्या है, डीएनए बॉस है, एमआरएनए क्या है, सेक्रेटरी है, पीए है उसकी, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन, अब डीएनए ने जो ऑर्डर दिया वो सेक्रेटरी मानेगी, वो आई न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, उसने लिया राइबोसोम को, उसने एम्प्लॉयज को, ठीक है, वर्कर्स को ऑर्डर दिया जो भी बॉस ने कहा था। तो वर्कर्स में आपके बहुत सारे वर्कर्स आ जाते हैं, राइबोसोम आ गया, टीआरएनए आ गया, अदर कॉम्प्लेक्सेस आ गए, वो सब बात की बात है। यहाँ पे हुई फाइनली जो इसने इंफॉर्मेशन कही थी कि वो सेक्रेटरी आज तुम ये काम कर देना, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके बना दिया गया प्रोटीन।
and enzymes are the protein. तो what I mean to say कि ये 8 स्मॉल सब यूनिट इस प्रोटीन की, इस रिबोस्को एंजाइम की जो 8 स्मॉलर सब यूनिट है, that is nothing, that are proteins which synthesized by this DNA, and 8 larger sub unit, same process आएगा. that information बॉस कौन सा है, छोटा बॉस, ठीक है, छोटा बॉस इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कहाँ के mRNA बना रहा है, छोटा बॉस क्लोरोप्लास्ट के अंदर mRNA बना रहा है, छोटा बॉस क्लोरोफॉल के राइबोसोम को, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम को यूज कर रहा है, एंड फाइनली ऑर्डर देके फिर से वही सेक्रेटरी और सारी कहानी, और प्रोटीन्स की 8 लार्जर सब यूनिट बन रही है. इज इट क्लियर? अब ट्रैवल करके कौन सी यूनिट आएगी, फटाफट बता दो. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रैवल करके कौन सी यूनिट आएगी? बहुत बोर पढ़ाते हैं ना हम बेटा, बहुत कहाँ 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 पढ़ाते हैं ना, ऐसा लग रहा होगा आज तो एकदम क्या पढ़ाती है मैडम. स्मॉलर ट्रैवल करके आएगा क्योंकि ये कहाँ पर सिंथेसिस हुई, ये सिंथेसिस हुई आपकी साइटोप्लाज्म में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रूबिस्को बनाना है, तो साइटोप्लास्ट से ट्रैवल करके कहाँ आया, क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट के साथ ये किसके साथ मिल रहा है, ये ज्वाइनिंग बनाएगा किसके साथ, 8 लार्जर सब यूनिट्स के साथ, एंड देन फाइनली फॉर्मेशन हुआ आपका रूबिस्को. इज इट क्लियर? अरे यार मेरे बच्चों को सारी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, पहले बेस समझो उसके बाद मैकेनिज्म समझो, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए. हुई कि नहीं क्लियर बातें? सब रिप्लाई करो जरा. इज इट क्लियर? स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही, स्पीड बकवास तो नहीं लग रही, मैम की बातें तो बकवास नहीं लग रही. क्लियर है ना? अच्छा, ऐसे पढ़ने में मजा आता है या नहीं आता है, या सिर्फ ये जो लिखा है उतना पढ़ लो और आगे बढ़ो उसमें मजा आता है? फ्रैंकली बताना, ये थोड़ा टफ जरूर पड़ता है लेकिन मजा आता है या नहीं आता है ना, वही जरूरी है बेटा. एक चीज ध्यान रखना, ये सब पढ़ाई हम नीट क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ाते, ये पढ़ाई आपके डॉक्टर बनने के लिए है, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए. वहां पे कोई नहीं बैठेगा बेटा जो इतनी बारीकियों से चीजों को बताएगा, वहां तो आए प्रोफेसर, वो पहले से ही मान लेंगे ये तो नीट क्वालिफाई करके आए, उनको ये सब चीज पता होना चाहिए. बट वो एक विंडो, जो ब्रेन का विंडो ओपन हो जाना चाहिए, और आपकी नॉलेज बेसिक से लेके हायर लेवल तक बढ़नी चाहिए. उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सब कहानियां और ये थोड़ा सा मुझे झेलते चलो और खुश रहो, मस्त पढ़ते चलो. चलो अब देखो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर से फॉर्मूला आ गया, फिर से केमिस्ट्री आ गई. दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मूला, इसको लिखते हैं विद मेथाइल ग्रुप. मतलब इस फॉर्मूले में ये जो सी है इसी के अंदर मेथाइल प्रेजेंट है. यू नो ना, CH3 मिथाइल, ये तो नहीं बताना है, मिथाइल, ठीक है. C2H5, जैसे C2 होता है, कार्बन 2 होता है, ये क्या हो जाता है, एथाइल. पता है सबको इतनी बात? अगर ये CH4 रहता तो दैट इज मीथेन. ओके, तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, यस गुड बेटा, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, और क्वेश्चन ये आएगा, फॉर्मूला भले ही ना आए, क्वेश्चन ये आता है. ओके, एल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड मेथाइल ग्रुप CH3, इसको भी लिख लो, एल्डिहाइड. ओके, OH होता है ऑल. चलो अपना केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, अपने काम की चीज पढ़ते हैं. CHO ग्रुप के साथ विद CHO. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या यहाँ पे बताया मैंने? फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO. ओके, फिर आपको देखो किस किस में चेंज नहीं है ये ध्यान रखना. सी में कार्बन के नंबर में,
एन के नंबर में, नाइट्रोजन के नंबर में एंड मैग्नीशियम के नंबर में कोई चेंज नहीं। ठीक, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन कहाँ चेक करोगे, S72, S70 एंड O5, O6, क्योंकि ये मेथाइल और एल्डिहाइड आएगा तो दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि विच कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, विच कंटेनिंग मेथाइल ग्रुप, या आपको इस तरीके से दे सकता है कि C55, S72, O5, N4, Mg एंड CHO, और आप ये याद करके गए, यही चीज भूल गए तो आप इसको देखोगे और ये गलत हो जाएगा। तो अगर वहां पे मेथाइल दिया है तो आपको उसको रिलेट करना है कि क्लोरोफिल ए के साथ होगा वो। ठीक है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला C55, S72, O5, N4, Mg। इज इट क्लियर? बस अब खत्म ही होने वाला है। टर्म क्लोरोफिल गिवन बाय पैलेटियर एंड कैवेंटन। Structure of chlorophyll given by Willstatter and Stoll. Ratio of chlorophyll, chlorophyll B 3:1. Grana term given by Mayer. सब MCQs है बेटा, जस्ट आप एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, प्लास्टोराइबोसोम्स इज द 70th टाइप राइबोसोम। प्लास्टिड के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनको प्लास्टोराइबोसोम कहते हैं, और उनकी स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, 70। अगर कोई लेट ज्वाइन किया है और उसको ये एस नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट बी बॉदर। ठीक है, परेशान नहीं होना है, अभी अपन को यूकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ना है, उसमें मैं फिर से ये कवर कर। थाइलेकोइड ऑल्सो नोन एज बैगी ट्राउजर। बैगी ट्राउजर क्या होता है, ट्राउजर सभी पहनते हो, सभी को पता है। ठीक है, बैगी मतलब जो बहुत ढीला ढाला। ठीक है, आप पुराने जमाने की कोई मूवी कभी देखना, अमिताभ बच्चन को देखना, अमिताभ बच्चन एकदम ऐसे, जैसे आजकल गर्ल्स प्लाजो पहनती है ना, वो उस टाइम का ट्राउजर हुआ करता था। ओके, तो दैट इज बैगी ट्राउजर। इतना उसका एरिया हो कि उसके एक अंदर एक आदमी और घुस जाए, समझ रहे हो? तो थाइलेकोइड क्या है, दे आर बैगी ट्राउजर। क्योंकि इनको बैगी ट्राउजर टर्म क्यों दिया गया, ये पैकेट्स को इकट्ठा किए हुए हैं, इनके अंदर ल्यूमेन है एंड कैविटी में ल्यूमेन प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, वहां पे अपने स्पेसिफिक रिएक्शन चल रहे हैं, और जो मेम्ब्रेन है उसके पास कई सारे क्वांटासोम्स हैं। तो दैट्स एक टर्म इनको दिया गया है, बैगी ट्राउजर्स। डायमीटर ऑफ ग्रेना, ग्रेनम होगा, ग्रेना ग्रेनम बहुत गलत लिखा रहता है। Granum is 0.2 to 0.8 micrometer. In an quantasome, 160 chlorophyll A, 70 chlorophyll B, ये भी करेक्ट है, जो हमने दिया वो भी करेक्ट है, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, सब करेक्ट है, इसमें वेरिएशंस रहता है। cpDNA not having the information for the synthesis of chlorophyll। एक मजेदार चीज ये और मेरे से मिस हो रही थी, अच्छा हुआ यहाँ पे है, ये जो आप प्रोटोक्लोरोफिल मैंने बीच में बताया, उसकी भी फॉर्मेशन, क्लोरोफिल जो मेन पिगमेंट है इसकी भी सिंथेसिस की फॉर्मेशन कहाँ है, आपके न्यूक्लियर डीएनए के पास। हैविंग दिस इंफॉर्मेशन, जो इसके पास नहीं है वो कहाँ रहेगी बेटा, वो सिंपल न्यूक्लियस के पास रहेगी। अब आप लोग के माइंड में आता होगा कि ये सिम्बियोटिक थ्योरी में फिर कैसे काम करता होगा, मैम क्या करता होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन बेटा। जब ये स्टार्ट हुआ होगा ना उस टाइम ये कैपेबल है अपनी सारी प्रोसेस करने के लिए, लेकिन इट इज लाइक कि कोई एम्प्लॉय आया बढ़िया काम कर रहा है, उसके बाद वो अपना विद्रोह ना कर दे, वो कोई बगावत ना कर दे, उसकी कुछ चीजें कंट्रोल में आ गई बॉस के पास, तो उस तरीके से। लिपिड ड्रॉपलेट्स इन स्ट्रोमा इज नोन एज प्लास्टोग्लोबुलाई, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी ए ग्रैनल, ए ग्रैनल मतलब ग्रैना नहीं होगा, थैलेक्वाइड के स्टैक नहीं होंगे, इस तरीके से। ठीक है, या भी आपने कई सारे देखे, कप शेप देख लिया, स्पाइरल शेप की बात हो गई, रेटिकुलेट की बात हो गई, तो दैट इज ए ग्रैनल। बस इतना याद रखो, ए मतलब अब्सेंट, ग्रैनल अब्सेंट है, ग्रैना अब्सेंट है, दैट इज ए ग्रैनल। एंड हैविंग पायरेनॉइड्स। चलो पायरेनॉइड क्या होते हैं यहाँ से कल कहानी स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? चलो अभी एंड करते हैं, इसको बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करो।
एमसीक्यू सॉल्व करना, रिमेनिंग एमसीक्यूज क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड सॉल्व करो, रिवाइज कर लो। अब अपकमिंग संडे को आपका टेस्ट रहेगा, तो प्लीज कंटिन्यू योर रिवीजन, प्रोकैरियोटिक से रिवीजन कंटिन्यू रखो। इनफैक्ट चलो आज का होमवर्क है बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल रिवीजन करना है एंड इसका शॉर्ट रिव्यू लिख के आप उसका पीडीएफ बना के सबमिट कर दोगे होमवर्क में। इज इट क्लियर? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, बाय बच्चों।